हेलो डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई बेहतरीन रूप से कर रहे होंगे। मैं राहुल यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रशिक्षण क्लासेस पर। डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने कल के लेक्चर में, कल के वीडियो में साउंड का शुरुआत किया था, अर्थात ध्वनि चैप्टर को हम लोग शुरू किए और ध्वनि के बारे में जाना गया कि ध्वनि क्या होती है। यानी हमने बताया कि ध्वनि एक प्रकार की यांत्रिक तथा अनुदैर्ध्य तरंग होती है। वहीं पर फिर हमने बताया ध्वनि को आवृत्ति के आधार पर, फ्रीक्वेंसी के आधार पर तीन वर्गों में बांटा जाता है: श्रव्य ध्वनि, अश्रव्य ध्वनि और पराश्रव्य ध्वनि। हम किस ध्वनियों को आसानी से अपने कानों से सुन सकते हैं, तो हमने बताया वे ध्वनियां जो 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है उसे श्रव्य ध्वनि कहते हैं और इन्हें हम अपने कानों से आसानी से सुन सकते हैं। वहीं पर हमने बताया अश्रव्य ध्वनि जो होती है वह कितने हर्ट्ज से कम होती है, तो डियर स्टूडेंट हमने बताया 20 हर्ट्ज से क्या होती है, कम होती है और इसे हम अपने कानों से नहीं सुन सकते हैं। अगर इनको सुनना है तो हमें किसी न किसी यंत्र की आवश्यकता पड़ेगी। और हमने ये भी बताया कि इनको कौन कौन सुन सकता है, तो हमने बताया जैसे कुत्ता हो गए, बिल्ली हो गई, गैंडा हो गए, हाथी हो गई और सभी जलीय जीव जो होते हैं वो अश्रव्य ध्वनि को आसानी से सुन सकते हैं। फिर हमने ये भी बताया कि हृदय से उत्पन्न जो ध्वनि होती है उसको स्टेथोस्कोप अर्थात आला से सुना जाता है। अर्थात मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हृदय से उत्पन्न जो ध्वनि हमने बताया था वो कौन सी ध्वनि होगी, अश्रव्य ध्वनि होगी। और लोग कहते भी हैं, हमने बताया भी था कि हम आपकी दिल की आवाज सुन सकते हैं, तो आप अब बोलिएगा कि दिल की आवाज को सुना नहीं जा सकता है। भूकंप से जो उत्पन्न तरंगे होती हैं वो कौन सी ध्वनि होती हैं या कौन सी तरंगे होती हैं, तो कौन सी होती हैं, अश्रव्य होती हैं। और हमने बताया डियर स्टूडेंट कि वे ध्वनियां जो 20,000 हर्ट्ज के से ज्यादा होती हैं उन्हें पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। और पराश्रव्य ध्वनियों को भी हम अपने कानों से नहीं सुन सकते हैं। इनको हमने बताया चमगादड़ और किसको बताया था, डॉल्फिन। ये सुनने की तो छोड़िए, ये पराश्रव्य ध्वनियां उत्पन्न भी करते हैं और इसी के माध्यम से वो अपने अवरोध का और शिकार का पता भी लगाते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि ध्वनि की चाल है ना, फिर पराश्रव्य तरंगों का दैनिक जीवन में प्रयोग देखा गया। हमने बताया कि महंगे वस्त्रों की धुलाई करने के लिए किस ध्वनि तरंग का प्रयोग करते हैं, तो पराश्रव्य का करते हैं। घड़ियों के कलपुर्जे को साफ करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का प्रयोग करते हैं। फिर हमने बताया सोनोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी में किस का प्रयोग होता है, पराश्रव्य। सोनार में भी किसका प्रयोग किया जाता है, पराश्रव्य ध्वनि का। सोनार का पूरा नाम क्या होता है डियर स्टूडेंट, तो हमने बताया साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। फिर हम लोगों ने अगला टॉपिक पढ़ा था ध्वनि की चाल, और ध्वनि की चाल में हमने बताया था कि ध्वनि की जो चाल होती है डियर स्टूडेंट वो घनत्व अर्थात डेंसिटी और प्रत्यास्था पर निर्भर करती है। और हमने बताया कि अगर प्रत्यास्था डेंसिटी कम होगी तो ध्वनि का जो है क्या होगा, ध्वनि अधिक होगी, और अगर डेंसिटी अधिक होगा तो ध्वनि की चाल क्या होगी, कम होगी। वहीं पर बताया अगर प्रत्यास्था इलास्टिटी अधिक है तो ध्वनि की चाल भी अधिक होगी। अगर इलास्टिटी यानी प्रत्यास्था कम है तो ध्वनि की चाल भी क्या होगी, कम होगी। हम लोगों ने थोड़ा सी इसके बारे में समझा गया था, आज इसके बारे में डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। तो आप लोग हर दिन की तरह अपने साथ कॉपी कलम लेकर बैठिए और हमेशा कहते हैं कि आप लोग साथ साथ नोट्स को बनाते चलिए। आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक क्या है, तो हम लोगों का टॉपिक यही था डियर स्टूडेंट, ध्वनि की चाल, है ना, स्पीड ऑफ साउंड। वही चीज हमने लिखा भी है कि ध्वनि की चाल
प्रत्यास्था और घनत्व पर निर्भर करती है। जो हम लोगों ने कल समझा था, आज उसी को नोट कर लिया जाए। तो ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? प्रत्यास्था, इसको अंडरलाइन कर दे रहा हूं। और दूसरा घनत्व अर्थात डेंसिटी पर निर्भर करती है। कह रहा है अधिक घनत्व वाले माध्यमों में ध्वनि की चाल कम होती है, जबकि कम घनत्व वाले माध्यमों में जो है ध्वनि की चाल क्या होगी? अधिक होगी। अब अगर बात किया जाए माध्यम, माध्यम हमेशा आ रहा है, तो हमने आप लोग इतना तो अब जान ही गए होंगे कि ध्वनि जब भी चलेगी ठोस में चलेगी और द्रव में चलेगी और किस में चलेगी डियर स्टूडेंट? तो गैस में चलेगी। फिर कह रहा है कि यदि किसी माध्यम की प्रत्यास्था, अब देखिए यहां पर इसको ध्यान से देखिए, कह रहा है कि घनत्व वाले माध्यमों में ध्वनि की चाल कम होती है। अधिक घनत्व अगर है तो ध्वनि की चाल क्या होती है? कम होती है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो ध्वनि की चाल होती है, ध्वनि की जो चाल होती है वो डेंसिटी के घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होती है। घनत्व बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल क्या होगी? घटेगी। घनत्व घटेगा तो ध्वनि की चाल क्या होगी? बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पर प्रत्यास्था में आप लोग देख रहे होंगे कि ये कह रहा है कि यदि किसी माध्यम की प्रत्यास्था अधिक है तो उसमें ध्वनि की चाल भी क्या होगी? अधिक होती है। और यदि प्रत्यास्था कम है तो ध्वनि की चाल भी क्या होती है? कम होती है ना? अधिक है तो ध्वनि की चाल भी क्या हो जाएगी डियर स्टूडेंट? अधिक हो जाएगी। अगर प्रत्यास्था निम्न है या कम है तो ध्वनि की चाल भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अच्छा, प्रत्यास्था पर हम लोग बराबर बात कर रहे हैं इलास्टिसिटी, तो ये क्या है? प्रत्यास्था या इलास्टिसिटी की अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट, जैसे आप मान लीजिए कि ये पेन है और पेन पर आपने बाह्य बल लगाया, हालांकि ये अपने आकार में तो परिवर्तन नहीं कर पाएगी, लेकिन समझने के लिए समझिए। एक यहाँ पर बॉटल नहीं है तो मैं, अच्छा बॉटल है, ठीक है, मान लीजिए ये बॉटल है ना, और मैं इस पर बाह्य बल लगाया है ना, और जब बाह्य बल लगाऊंगा तो आप लोग देख रहे हैं कि बॉटल के आकार में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। लेकिन जैसे मैं बाह्य बल हटाऊंगा वैसे ये पुनः अपनी अवस्था में आ जाएगा। इसी गुण को प्रत्यास्था या इलास्टिसिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है डियर स्टूडेंट? इसी गुण को प्रत्यास्था या इलास्टिसिटी कहा जाता है ना। आज के समय में आप लोग जो है कपड़े वगैरह भी, जो जींस वगैरह आते हैं उसमें भी इलास्टिसिटी पाया जाता है। तो जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाए तो बाह्य बल लगाने पर वह अपनी अवस्था में परिवर्तन कर ले, लेकिन जब बाह्य बल हटाया जाए तो पुनः अपनी अवस्था में आ जाए। इसी गुण को क्या कहा जाता है? प्रत्यास्था कहा जाता है, इलास्टिसिटी कहा जाता है। आई होप आप लोगों को प्रत्यास्था या इलास्टिसिटी समझ में आ गया होगा। चलिए, बॉटल उठाए थे तो थोड़ा सा पानी भी पी ले, है ना। अब अगर हम बात करें, कह रहा है ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होती है। एक मिनट डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं फिर आते हैं। कह रहा है कि ध्वनि की चाल, अच्छा चलिए एक पेज लेते हैं, है ना। अगर हम बात करें तो ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा किस में होती है? ठोस में होती है। क्यों ठोस में होती है? क्योंकि जो सॉलिड होता है, ठोस होता है, इसका प्रत्यास्था अधिक होता है। प्रत्यास्था इसका अधिक होता है। और अगर हम बात करें तो घनत्व क्या होता है? इसका डेंसिटी क्या होता है? कम होता है। तो ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा किस में होती है? तो ठोस में, फिर किस में हो जाती है? द्रव में, और फिर किस में होती है? गैस में। ये आपने बढ़ते हुए क्रम में आसानी से लगा दिया। तो वही चीज यहां पे कह रहा था डियर स्टूडेंट कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस पदार्थों में होती है।
उसके बाद द्रवों में और सबसे कम गैसों में पाई जाती है। तो सबसे कम ध्वनि की चाल किसमें होती है डियर स्टूडेंट? तो गैस में होती है। और सबसे ज्यादा किसमें होती है अगर हम बात कर लें तो सबसे ज्यादा किसमें होती है? ठोस में होती है। आइए, हमने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी ले रखा है और इसको बढ़िया से समझा जाएगा और यहां से प्रश्न बनते भी हैं। कह रहा है कि ध्वनि की जो चाल है, स्पीड है, आप दाब को बढ़ा दीजिए या दाब को घटा दीजिए, ध्वनि के चाल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ध्वनि के चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा दाब में आप कोई भी परिवर्तन करते हैं तो। लेकिन वहीं पर अगर हम टेम्परेचर की बात कर लें, तापमान की बात कर लें डियर स्टूडेंट, तो अगर तापमान को बढ़ाया जाता है तो ध्वनि की चाल भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ध्वनि का चाल कितना बढ़ जाती है? तो 1 डिग्री सेल्सियस अगर तापमान को बढ़ाया जाता है तो ध्वनि की चाल 0.61 मीटर बढ़ जाती है। कितना बढ़ जाती है? 0.61 मीटर बढ़ जाती है, जो आपके बोर्ड पे लिखा भी है कि दाब को बढ़ाने या घटाने से ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जबकि आप कह सकते हैं तापमान को बढ़ने पर ध्वनि की चाल भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने पर ध्वनि की चाल कितना बढ़ जाती है? इसको अंडरलाइन कर लेंगे, 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाती है। कह रहा है आर्द्रता, है ना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको जो है कर लेंगे। आर्द्रता बढ़ने पर भी ध्वनि की चाल बढ़ती है, इसलिए वर्षा के समय ध्वनि की चाल अधिक हो जाती है। अच्छा, ये जो है आर्द्रता क्या होता है? तो जब वायु में नमी आ जाए, बरसात के बाद जो वायु होती है उसमें नमी पाई जाती है, तो उसी को कहा जाता है आर्द्रता। तो जब आर्द्रता बढ़ती है ना, जब आर्द्रता बढ़ती है तो ध्वनि की चाल भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। यही कारण है कि बरसात के समय में जो ध्वनि होती है वो अधिक दूर तक जाती है, अधिक दूर तक सुनाई देती है। कई बार आप लोग जो है कि कहीं पर बैठकर जब अपने दोस्तों से बातचीत कर रहे होंगे, वही चीज गर्मी के समय में उतने ही तेजी से बोलने पर आपके घरों तक आवाज नहीं गई, लेकिन आपने फिजिक्स का ध्यान नहीं दिया, बरसात हुआ, और जब बरसात हुआ तो उतने ही फ्रीक्वेंसी के साथ आपने बातचीत कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी ये बात घरों तक चली जाती है और जो भी बात किए रहते हैं उसके चक्कर में कुटाई भी हो जाती है। तो अब ध्यान रखिएगा कि बरसात के समय में ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, तो जो है ये थ्योरी याद करके ही बातचीत करिएगा, है ना। तो ये आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि की चाल क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। वहीं पर हमने बताया कि तापमान बढ़ने पर भी ध्वनि की चाल बढ़ती है, और 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने पर 0.61 मीटर प्रति सेकंड ध्वनि की क्या होती है? चाल बढ़ जाती है। लेकिन दाब को आप खूब बढ़ा लीजिए, घटा लीजिए, ध्वनि की चाल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। आइए चलते हैं अगले पेज पर। अगला पेज में क्या कह रहा है? आइए, हमने दिखाया भी है आप लोगों की कि ध्वनि की चाल किसमें अधिक होगी। तो अगर बात किया जाए एल्युमिनियम, ये बताइए कि एल्युमिनियम जो है यह जो है लिक्विड है कि सॉलिड है कि गैस है? जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए, एल्युमिनियम क्या है? एल्युमिनियम की अगर हम बात करें तो एल्युमिनियम जो होता है इसमें ध्वनि की चाल 6420 मीटर प्रति सेकंड होती है। कितनी होती है? 6420 मीटर प्रति सेकंड होती है। वहीं पर अगर हम बात करें एल्युमिनियम क्या है डियर स्टूडेंट, तो एल्युमिनियम क्या है? ठोस है, अर्थात सॉलिड है। अगर हम निकल की बात कर लें तो निकल में ध्वनि की जो चाल होती है वह कितनी होती है? तो इसमें ध्वनि की चाल
6040 मीटर प्रति सेकंड होती है। वहीं पर स्टील की अगर हम बात कर लें तो कितनी होती है, तो 5960 मीटर प्रति सेकंड होती है। और आयरन की बात कर लिया जाए तो 5960 मीटर प्रति सेकंड होता है। और ब्रास की अगर बात किया जाए तो 4700 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो डियर स्टूडेंट, ये आपको ये डाटा याद करना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, कोई मेथड नहीं है। ये चीजें आपको याद करना पड़ेगा कि आयरन में ध्वनि की चाल कितनी होती है, स्टील में ध्वनि की चाल कितनी होती है, एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल कितनी होती है। आगे चलिए, आगे और डाटा है, कह रहा है वाटर ऑफ सी में ध्वनि की चाल। अभी आप देखिए, इधर जब हम लोग थे, एक मिनट डियर स्टूडेंट, ये एल्युमिनियम सॉलिड था, निकल भी सॉलिड था, स्टील भी सॉलिड है, आयरन भी सॉलिड है। तो आप ध्वनि की चाल देख रहे हैं। और यहां पर अगर हम बात करें, यहां पर वाटर है तो वाटर क्या है, लिक्विड है, द्रव है। और द्रव की अगर हम बात करें तो आप लोग देख रहे होंगे वाटर ऑफ सी 1531 मीटर प्रति सेकंड है। वहीं पर अगर बात कर लिया जाए एथेनॉल का कितना होता है, तो 1207 मीटर प्रति सेकंड होता है। हाइड्रोजन का आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये पूछा गया प्रश्न है जो है कि हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल कितनी होती है। तो हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल कितनी होती है, 1284 मीटर प्रति सेकंड होती है। एयर की अगर हम बात कर लें जो है तो कितनी होती है, 346 मीटर प्रति सेकंड होती है। ऑक्सीजन, ये तीनों प्रश्न पूछे गए हैं यहां से कि हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल, एयर में ध्वनि की चाल और ऑक्सीजन में ध्वनि की चाल कितनी होती है। तो आप लोग इसको अंडरलाइन कर लेंगे, बढ़िया से नोट कर लिए होंगे। आइए चलते हैं अगले पेज पर। अगला पेज पे क्या कह रहा है, कह रहा है शुष्क वायु में ध्वनि की जो चाल होती है ये 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो शुष्क वायु में ध्वनि की चाल किसमें होती है, तो हमने बताया 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। इसी तरह से आपको प्रश्न में भी पूछेगा, जैसे दे देगा हाइड्रोजन, है ना, उसके बाद दे देगा ऑक्सीजन, वहीं पर आपको दे देगा केरोसिन, क्या दे देगा, केरोसिन, और वहीं पर आपको दे देगा एल्युमिनियम। और पूछ देगा कि बताइए इनमें से ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा किसमें है, तो सबसे ज्यादा किसमें होगी, एल्युमिनियम में होगी। किसमें होगी, एल्युमिनियम में। मान लीजिए आपसे बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में जो है दे दिया, तो जब आपको डाटा याद रहे, इतना याद रहेगा कि ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर अगर हम बात कर ले तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या है, ये एक गैस है, तो यहाँ पर ध्वनि की चाल सबसे कम होगी। आगे कह रहा है कि ध्वनि, अगली हेडिंग हम लोगों की है ध्वनि की विशेषता, करेक्टर ऑफ साउंड, अर्थात हम लोग पढ़ने वाले हैं ध्वनि की विशेषता। कह रहा है ध्वनि की मुख्य 3 विशेषताएं होती हैं, जो है तीव्रता, तारत्व और गुणता। कौन कौन सा होता है, तीव्रता, तारत्व, गुणता। ठीक है, आइए तीव्रता, तारत्व और गुणता को समझा जाता है। ध्वनि की अगर विशेषता की बात करें तो ध्वनि की हमने कितनी विशेषताएं बताई, 3 विशेषता बताया डियर स्टूडेंट। कौन कौन सा, तो तीव्रता, तारत्व और गुणता, है ना। तीव्रता, और ध्यान से समझिएगा, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तीव्रता, दूसरा अगर हम बात कर लें तो तारत्व, और नेक्स्ट अगर हम बात कर लें तो गुणता। ठीक, तीव्रता किसे कहा जाता है डियर स्टूडेंट, तो ध्वनि का, किसका, ध्वनि का, ध्वनियों का
ध्वनियों का तेज सुनाई देना या मंद सुनाई देना किस पर निर्भर करता है? तो तीव्रता पर निर्भर करता है। ध्वनियों का तेज सुनाई देना या मंद सुनाई देना किस पर निर्भर करता है? तीव्रता पर। जैसे मैं स्लो बोलूंगा तो आपको मेरी ध्वनि स्लो सुनाई देगी, मैं तेज से बोलूंगा तो मेरी ध्वनि आप लोगों को तेज से सुनाई देगी। ये किस पर निर्भर करता है? तो तीव्रता पर निर्भर करता है। और जो तीव्रता होता है यह किस पर निर्भर करता है? तो आयाम पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? आयाम पर निर्भर करता है, एम्पलीट्यूड पर निर्भर करता है। और जो इंटेंसिटी होता है, तीव्रता होता है, समानुपाती होता है किसके? एम्पलीट्यूड के। फिर से सुनिए, ध्वनियों का तेज सुनाई देना या मंद सुनाई देना किस पर निर्भर करता है? तीव्रता पर निर्भर करता है। तीव्रता किस पर निर्भर करता है? तो एम्पलीट्यूड, आयाम पर निर्भर करता है। और जो तीव्रता होता है इसको आप अंग्रेजी में इंटेंसिटी बोलते हैं। तो इंटेंसिटी समानुपाती क्या होता है? एम्पलीट्यूड होता है। यानी तीव्रता बढ़ेगा तो आयाम भी बढ़ेगा, तीव्रता घटेगा तो आयाम भी क्या होगा? घटेगा। ठीक है, चलिए आते हैं तारत्व पर। तारत्व क्या है? तो तारत्व ध्वनियों का या ध्वनि का पतली व मोटी सुनाई देना तारत्व पर निर्भर करता है। तारत्व पर निर्भर करता है। जैसे अगर हम बात करें महिलाओं या बच्चों भी कह सकते हैं, बच्चों और महिलाओं, और अगर हम बात करें मच्छरों की भिनभिनाहट, बच्चों, महिलाओं और मच्छरों की भिनभिनाहट तारत्व अधिक होने के कारण ध्वनि पतली सुनाई पड़ती है। कैसी सुनाई पड़ती है डियर स्टूडेंट? पतली सुनाई पड़ती है। और वहीं पर आप कह सकते हो कि पुरुषों की आवाज, है ना, पुरुषों की आवाज एक मिनट डियर स्टूडेंट, है ना, पुरुषों की आवाज और शेरों की दहाड़ तारत्व कम होने के कारण मोटी सुनाई पड़ती है। मोटी सुनाई पड़ती है। अब यहां पे बहुत सारे स्टूडेंट जो है सुनाई ये सोच रहे होंगे, चलिए आइए समझते हैं। ध्वनियों का तेज सुनाई देना या मंद सुनाई देना तीव्रता पर निर्भर करता है।
तीव्रता किस पर निर्भर करता है? एम्पलीट्यूड, आयाम पर निर्भर करता है। ध्वनि का मोटी सुनाई देना, पतली सुनाई देना किस पर निर्भर करता है? पिच पर निर्भर करता है, तारत्व पर निर्भर करता है। और जिसमें तारत्व अधिक होगा उसकी ध्वनि पतली होगी। तो अगर हम बात करें महिला की आवाज या बच्चों की जो आवाज होती है, या जो है मच्छरों का जो भिनभिनाहट होता है, वह किसके कारण पतला होता है? तो किसके कारण पतला होता है? क्योंकि उनका तारत्व, पिच अधिक होता है। और वहीं पर पुरुषों की आवाज और शेरों की दहाड़ जो होती है वो मोटी सुनाई पड़ती है। किसके कारण मोटी सुनाई पड़ती है मेरे डियर स्टूडेंट? तो उनका तारत्व क्या होता है? कम होता है। और जो तारत्व होता है ये किस पर निर्भर करता है? तो आवृत्ति पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर निर्भर करता है, फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। तो ये भी जो है नोट कर लेंगे कि आवृत्ति पर निर्भर करता है ना। आवृत्ति अधिक होती है तो तारत्व भी अधिक, यानी एक पिच और अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के समानुपाती होती है। ठीक। और आइए गुणता पे चलते हैं। गुणता क्या है? इसको क्वालिटी बोला जाता है। दो ध्वनियों के बीच चलिए एक पेज ही ले लेते हैं। किसको समझना है हम लोगों को? गुणता, क्वालिटी के बारे में। दो ध्वनियों के बीच अंतर स्पष्ट करना, अंतर स्पष्ट करना गुणता कहलाता है या क्वालिटी कहलाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट। आइए इसको हमने लिखा भी है आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को लिखने में जो है आसानी हो, उस पर समझते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा इंटेंसिटी, पिच और क्वालिटी क्या होती है। आइए चलते हैं हम लोग अपने पेज पर। तीव्रता, इंटेंसिटी कह रहा है ध्वनि का वह गुण जिसके कारण ध्वनि तेज या धीमी सुनाई देती है उसे तीव्रता कहते हैं। जो चीज हमने बोला था वही सेम चीज लिखा गया है कि जो है क्या होता है, ध्वनि का तेज सुनाई देना या धीमी सुनाई देना ही क्या कहलाता है? तीव्रता पर निर्भर करता है। तीव्रता आयाम अर्थात एम्पलीट्यूड पर निर्भर करता है। तीव्रता और आयाम एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। तीव्रता यानी इंटेंसिटी और जो है क्या एम्पलीट्यूड अर्थात ए एक दूसरे के क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं। अर्थात तीव्रता भी किस पर निर्भर करता है? आयाम पर निर्भर करता है। आइए चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है तारत्व ध्वनि का पतली या मोटी सुनाई देना तारत्व पर निर्भर करता है। महिलाओं और बच्चों की आवाज पतली होती है क्योंकि महिलाओं और बच्चों का तारत्व अधिक होता है। यहाँ पर मच्छरों का भिनभिनाहट भी लिख लेंगे क्योंकि जो है प्रश्न पूछा गया है मच्छरों का भिनभिनाहट। ठीक। वहीं पर कह रहा है पुरुषों की आवाज मोटी होती है क्योंकि पुरुषों का तारत्व क्या होता है? कम होता है। एक पॉइंट यहां पे और ऐड कर लेंगे डियर स्टूडेंट कि जो तारत्व होता है, तारत्व आवृत्ति के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है।
है ना। अर्थात आप कह सकते हैं कि पिच जो होता है, पी ले लीजिए, और जो है हम लोग फ्रीक्वेंसी आवृत्ति को किस में दिखाते हैं, हर्ट्ज में दिखाते हैं, तो इसको जो है कि एक दूसरे के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, ये चीज लाइन याद रहेगी। अगर जो है फ्रीक्वेंसी अधिक होगी तो तारत्व भी अधिक होगा, अगर फ्रीक्वेंसी निम्न होगी तो तारत्व भी क्या होगा, निम्न होगा। कह रहा है अगला कह रहा है गुणता, क्वालिटी की बात कर रहा है। दो ध्वनियों के मध्य अंतर स्पष्ट करना ही गुणता कहलाता है। जैसे गिटार, बांसुरी, हारमोनियम, जैसे मान लीजिए इसका भी गिटार का तीव्रता है ना, तीव्रता, और अगर हम बात करें तारत्व एक समान है, इसका भी तीव्रता और तारत्व समान है, इसका भी तीव्रता और तारत्व समान है। तो आप कहीं पर बांसुरी बज रही होगी, कहीं पर मान लीजिए हारमोनियम बज रहा है, कहीं पर गिटार बज रहा है, आप उसको पहचान ले रहे हैं ये ध्वनि का कौन सा गुण है, तो ध्वनि का ये गुणता कहा जाता है। चलिए, नहीं समझ में आया, आप लोगों वाला उदाहरण देता हूं। जैसे मान लीजिए आपने उनको फोन लगाया, अपने बेस्ट फ्रेंड को, और जैसे वो फोन उठाकर हेलो करते हैं, आप तुरंत उनकी आवाज को पहचान जाते हैं। ये ध्वनि के किस गुण से पहचानते हैं, तो गुणता के द्वारा पहचानते हैं। लेकिन जैसे और कोई उठाता है तो आप ये भी तुरंत पहचान जाते हैं कि ये हमारे ओ नहीं है, ये कोई दूसरा व्यक्ति है। तो ध्वनि के किस गुण से पहचानते हैं, तो ध्वनि के गुणता से पहचानते हैं। और अगर बायोलॉजी की बात कर लिया जाए तो मध्य मस्तिष्क के द्वारा पहचाना जाता है। श्रवण क्षमता और दृष्टि क्षमता पर नियंत्रण जो है बायोलॉजी में चलेंगे तो आप लोग पढ़ेंगे कि श्रवण क्षमता और दृष्टि क्षमता पर कौन नियंत्रण स्थापित करता है, तो मध्य मस्तिष्क करता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा जितना भी चीजें हम लोगों ने पढ़ा, और तीव्रता, तारत्व, गुणता। अब अगर बात कर लिया जाए तो जैसे तीव्रता का जो यशाई मात्रक होता है, डियर स्टूडेंट, इसको भी लिख लीजिए। तीव्रता का जो यशाई मात्रक होता है वह डेसीबल होता है। क्या होता है, डेसीबल होता है। तीव्रता का यशाई मात्रक क्या होता है, डेसीबल होता है। अर्थात आप तीव्रता को किसमें मापते हैं, तो डेसीबल में मापते हैं। अब हमारे कानों के लिए कुछ ध्वनियां कितने डेसीबल पर हो कि हमारे कानों पर कोई इसका बुरा प्रभाव ना पड़े। हम जो सामान्य बातचीत करते हैं कितने डेसीबल से कितने डेसीबल के मध्य में होती है, या गांव में जब थोड़ा सा माहौल बनता है, लोग एक दूसरे से लड़ाई वगैरह करते हैं, तब कितने डेसीबल से कितने डेसीबल के बाद जो है बातचीत होती है। और जो आप लोग फुसफुसाते हैं, है ना, फुसफुसाते होंगे कि नहीं, तो जो फुसफुसाते हैं वह कितने डेसीबल की होनी चाहिए। हमारे कानों के लिए कितने डेसीबल की ध्वनि सर्वोत्तम मानी जाती है। जो सायरन होता है वह कितने डेसीबल पर बजता होगा। जो आप लोग डीजे बजाते हैं, या इस समय ब्लूटूथ का जमाना आ गया है तो आप लोग एयरफोन लगाते होंगे, ये कितने से कितने डेसीबल का होता है। तो हमारे कानों के लिए जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो कितने डेसीबल की ध्वनि को शुद्ध माना है, सही माना है, सर्वोत्तम माना है, तो 60 डेसीबल की ध्वनि को वह क्या माना है, सर्वोत्तम माना है। और अगर हम बात करें तो 60 डेसीबल के ऊपर की जो ध्वनि होती है उसे आप शोर कहते हैं।
जैसे आप अपने रूम में बैठे हुए हैं, कभी कभी दो एक लोग बातचीत करते हैं तो आप लोग कहते हैं ना कि शोर हो रहा है, तो कितने डेसिबल की ध्वनि के होता है, कितने से ऊपर होता है, तो वह 60 डेसिबल का होता है। अब वो कितना भी हो सकता है, डीजे बज रहा है वो भी शोर है, क्योंकि वो लगभग 85 से 90 डेसिबल पर बज रहा होगा। सायरन वगैरह की बात कर लें, जो पुलिस प्रशासन आती है तो सायरन बजता है, या मंत्री जी जब निकलते हैं तो सायरन बजता है, तो वो 100 प्लस होगा, वो भी शोर होगा। तो 60 डेसिबल के ऊपर की जो भी ध्वनियां होती हैं उसे शोर कहा जाता है। और इसके बारे में हम लोग कल देखेंगे कि जो आप लोग फुसफुसाते हैं कानों में या मोबाइल में, और कभी कभी दीवारों को भी कान होता है। कल हम लोग ध्वनि में पाई जाने वाली घटनाओं का अध्ययन करेंगे, अर्थात प्रकाश का ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि का अपवर्तन, ध्वनि का विवर्तन देखा जाएगा, और बताएंगे कि कैसे दीवारों को कान होता है। या जो आप लोग तो फुसफुसाते हैं, कभी कभी कुटाई हो जाती है तो आप लोग सोचते हैं बहुत सिलो बात तो कर रहे थे, बातचीत हो रही थी, लेकिन तब भी कैसे गार्जियन जान गए, भैया जान गए, चचा जान गए, क्योंकि दीवारों को कान होता है। तो ठीक है, मिलते हैं आप लोग से फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई लिखाई बेहतरीन रूप से करते रहिए। आप सभी को थैंक यू, धन्यवाद।